यात्राएं हमेशा चलती रहनी चाहिए, चाहे वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की यात्राएं हों, एक भाव से दूसरे भाव में जाने की यात्राएं हों, या फिर शब्दों के जरिए अतीत और वर्तमान की सीमाएं लांघकर काल के दूसरे पड़ाव में, दूसरे चरण में जाने की यात्राएं हों। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रीता गौर साहित्य समाधान के मंच से, और आज हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के नवे सत्र में हैं। दोस्तों, यात्राओं की मैंने बात की, आपको याद दिला दूं कि हम जो एक यात्रा कर रहे हैं, शब्दों के जरिए, भाषा के जरिए उसकी विकास यात्रा से हम जुड़ रहे हैं, और जैसे जैसे भाषा जन्म लेकर आगे अपने अगले चरण की ओर बढ़ती है, हम भी भाषा की यात्रा के साथ अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। और ऐसी ही यात्रा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी आज हम शुरू करने जा रहे हैं, और वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। दोस्तों, यानी हम आदिम भाषा से शुरू करके आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं, जहां से प्रत्यक्ष रूप से हिंदी के उद्भव की प्रक्रिया शुरू होती है। ये तो पृष्ठभूमि थी, ये विकास की परंपरा थी उसकी, लेकिन जहां से प्रत्यक्ष रूप से हिंदी भाषा का उद्भव शुरू होता है, उस पड़ाव पर हम आज आ पहुंचे हैं। यानी अगर वर्ष की बात करूं तो हम 1000 ईस्वी में आ पहुंचे हैं, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुकी हूं कि हिंदी के जन्म का वर्ष है 1000 ईस्वी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक और आनंददायक यात्रा, जो उपयोगी भी है और ज्ञानवर्धक भी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज के इस सत्र में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं यानी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद आहट की चर्चा बहुत विस्तार से कर चुके हैं। हम ये भी जान चुके हैं कि अपभ्रंश और आहट की वो कौन सी विशेषताएं हैं जो हिंदी में ग्रहण की गई, जो हिंदी में हमें आज भी मिलती हैं। अब हमें जानना यह है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं, वो किस अपभ्रंश के किस रूप से कौन सी आर्य भाषा विकसित हुई। यानी हम न केवल हिंदी की बात करेंगे यहाँ पर, बल्कि उसके साथ में अन्य जो भाषाएं विकसित हुई, जो आर्य भाषाएं विकसित हुई, उनकी भी बात करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा दूं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में जो कुछ भाषाओं का समूह है, वो हिंदी के स्वरूप का निर्माण करता है। यानी अभी हम एक कदम पीछे हैं हिंदी के जन्म से, प्रत्यक्ष रूप से हिंदी के जन्म से हम एक कदम पीछे हैं, क्योंकि जब हम शौरसेनी अपभ्रंश की बात करेंगे तो वहीं से हिंदी का जन्म शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और दूसरा बिंदु हमारा आज का रहेगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय। जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि विकास को अगर हम क्रमबद्ध रूप से समझेंगे तो हमारे लिए हिंदी के स्वरूप को जानना बहुत आसान, बहुत सहज हो जाएगा, और हमारी स्मृति में ये पूरी की पूरी क्रमबद्धता यथावत हमेशा विद्यमान रहेगी। और आज के हमारे आधार ग्रंथ होंगे हिंदी उद्भव, विकास और रूप, डॉक्टर हरदेव बाहरी, हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, और हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु हम क्या लेने वाले हैं? पुनरावलोकन। यानी हम अब तक जो कुछ पढ़ते आए हैं उसका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रूप पॉइंट्स में हम देखेंगे, और हम इस क्रम को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से क्रमशः जोड़ेंगे। तो अब तक जो भी पढ़ा विस्तार से वो समझने के लिए था, स्मृति में बिठाने के लिए था, लेकिन अब वो बिंदु हैं खास तौर पर जिनकी कड़ियां एक दूसरे से जुड़कर हिंदी के जन्म तक पहुंचती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको याद होगा कि वैदिक संस्कृत हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ी थी। उसमें सबसे पहली भाषा थी वैदिक संस्कृत, जिसका समय माना गया था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उस संस्कृत में जितनी भी विशेषताएं हमने पढ़ी थी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण इस क्षण जो आपको याद रखनी है वो है वैदिक संस्कृत से 3 बोलियां, क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। आपको एक बार फिर याद दिला दूं
कि जब किसी भी भाषा में साहित्य लिखा जाता है तब बोलचाल की भाषा साहित्यिक भाषा से भिन्न रूप में, सरल रूप में विकसित होना प्रारंभ करती है और उसी लोक भाषा के रूप को हम बोलियां कहते हैं। यानी जब वैदिक संस्कृत में साहित्य लिखा जा रहा था तो तीन अलग, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में वैदिक संस्कृत का सरलीकृत रूप थोड़ा अलग रूप में हमारे सामने आया, मध्यवर्ती क्षेत्र में थोड़ा भिन्न रूप से सामने आया और पूर्वी क्षेत्र में थोड़ा और भिन्न रूप से सामने आया। इसलिए यह कहा गया है विद्वानों के द्वारा कि वैदिक संस्कृत की तीन क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। अब आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की जो लौकिक संस्कृत से स्पष्ट रूप से जुड़ती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में दूसरी जो भाषा थी, दूसरे नंबर की, वो लौकिक संस्कृत थी। यानी आपको स्पष्ट रूप से बिल्कुल समझ लेना है कि ये जो क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई, इनसे जो भाषा साहित्य में कालांतर में प्रयोग की जाने लगी वो लौकिक संस्कृत थी। और इस लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना गया। और भोलानाथ तिवारी का कहना है कि वैदिक संस्कृत में तो केवल बोलियों के तीन रूप थे, यानी स्थानीय बोलियां तीन थीं, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। लेकिन लौकिक संस्कृत के युग में आते आते एक और बोली का आविर्भाव हुआ और वो बोली थी दक्षिणी बोली। यानी अब लौकिक संस्कृत के समय में 4 बोलियां हो गई। इन बातों को आप स्मृति में रखेंगे क्योंकि यही कड़ियां आगे हिंदी के विकास तक हमें ले जाएंगी। आगे चलते हैं। अब आते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की शुरुआत पर, यानी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी के बीच का जो समय निर्धारित किया गया है। सबसे पहली भाषा है पाली, जिसे प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। और जैसा हमने पढ़ा, 4 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई थी लौकिक संस्कृत के समय में। तो जब लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा थी तो 4 बोलियां थी, और जब वे चारों बोलियों में से साहित्य में प्रयुक्त की जाने वाली बोली जो उभर कर सामने आई वो थी पाली। यानी पाली में साहित्य लिखा गया। और जब साहित्य पाली में लिखा जा रहा था उस समय भी 4 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। वो वही बोलियां थी लगभग जो लौकिक संस्कृत के समय में थी, यानी पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्वी और दक्षिणी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये वही क्षेत्रीय बोलियां हैं जो लौकिक संस्कृत के समय में विकसित हुई, क्योंकि अब साहित्य की भाषा पाली है। लौकिक संस्कृत जब साहित्य की भाषा थी तब भाषा, लोक भाषा का रूप भिन्न था। जब पाली साहित्य की भाषा बनी तो लोक भाषा का रूप भिन्न हो गया। स्थान के आधार पर विद्वानों ने नामकरण ये किए हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। हमें याद रखना है कि ये पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्वी और दक्षिणी, ये 4 बोलियां किस तरीके से प्राकृतों के रूप में और फिर क्रमशः अपभ्रंशों के रूप में हमारे सामने आई। चलिए समझ लेते हैं इस बात को भी। अब 1 ईस्वी से 500 ईस्वी का जो समय है वो प्राकृत का समय माना जाता है। और क्योंकि पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है, इसलिए ये जो प्राकृत है ये द्वितीय प्राकृत के नाम से जानी जाती है। इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं। अब जो 4 बोलियां विकसित हुई थी उनसे ये 7 प्राकृतें विकसित हुई। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, आपको ध्यान होगा कि पश्चिमोत्तरी, पूर्वी, मध्यवर्ती और दक्षिणी, ये 4 बोलियां थी। तो जो पश्चिमोत्तरी बोलियां थी उनसे ये 3 प्राकृतें विकसित हुई, क्योंकि ये तीनों प्राकृतें कहां बोली जाती थी? पश्चिमोत्तर प्रदेश में। जब विभाजन से पूर्व पाकिस्तान भी भारत का अंग था, तब हमारी जो उत्तर पश्चिमी सीमा है उस क्षेत्र में, जहां पंजाब और पाकिस्तान में जो चला गया है क्षेत्र वो सब था, लाहौर वगैरह था, तो वहां पर उस क्षेत्र में 3 बोलियां विकसित हुई, ब्राचड़ प्राकृत, कैकय प्राकृत और टक्क प्राकृत। यानी केवल पश्चिमोत्तरी से 3 बोलियों का विकास हुआ। शौरसेनी प्राकृत वो रूप है जो मध्यवर्ती बोली से विकसित हुआ, यानी पाली के मध्यवर्ती रूप से शौरसेनी प्राकृत विकसित हुई। पूर्वी रूप से अर्धमागधी और मागधी प्राकृत विकसित हुई और दक्षिणी रूप से महाराष्ट्री प्राकृत विकसित हुई। इस तरह से उन 4 पाली के रूपों से, पाली की बोलियों से ये 7 प्राकृतें विकसित हुई। और क्रमशः इन 7 प्राकृतों से अपभ्रंश के युग में आकर, यानी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में 7 अपभ्रंश
के रूप विकसित हुए। ब्राचड़ प्राकृत से ब्राचड़ अपभ्रंश विकसित हो गई। कैकय प्राकृत से कैकय अपभ्रंश विकसित हो गई। टक प्राकृत से टक अपभ्रंश विकसित हो गई। आपको याद क्या रखना है कि ये तीनों प्राकृतें भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में बोली जाती थी, यानी पाली के पश्चिमोत्तरी रूप से इन तीनों का विकास हुआ। और शौरसैनी प्राकृत मध्यवर्ती पाली के रूप से विकसित हुई। अर्धमागधी और मागधी पूर्वी रूप से विकसित हुई और महाराष्ट्री दक्षिणी रूप से विकसित हुई। ये आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से जब कोई भी जनसाधारण में बोली जाने वाली भाषा साहित्यिक भाषा की प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेती है, उस स्तर तक पहुंच जाती है, तो उसी का सरल रूप भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न स्थानों पर बोलियों के रूप में विकसित होता है। और कालांतर में ये बोलियां, इनमें से कोई भी एक बोली या सभी बोलियां या कुछ बोलियां साहित्यिक पराकाष्ठा पर पहुंचती हैं, यानी साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित होती हैं, अपनी जगह बनाती हैं। ये भाषा के विकास का क्रम है, इस बात को हमें भूलना नहीं है। तो ये स्पष्ट हो गया कि इन सातों प्राकृतों से ये 7 अपभ्रंशें विकसित हुई। अब अपभ्रंशों के बाद क्या, वही वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं, यानी अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुई। ये जो 7 अपभ्रंश हैं, इनसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुई। ये जो भाषाएं हैं सारी, ये सारी की सारी भाषाएं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कहलाती हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन सी थी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन सी थी? पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, ये सभी भाषाएं हैं। तो अब देखिए, ब्राचड़ अपभ्रंश से जो आर्य भाषा विकसित हुई वो थी सिंधी। कैकय अपभ्रंश से विकसित हुई लहंदा। टक अपभ्रंश से विकसित हुई पंजाबी। शौरसैनी अपभ्रंश से इतनी सारी भाषाएं विकसित हुई, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी। ये सब भाषाएं शौरसैनी अपभ्रंश से अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ी भिन्नता के साथ विकसित हुई। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया भाषा विकसित हुई, आर्य भाषा विकसित हुई। और महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी आर्य भाषा का विकास हुआ। तो उम्मीद करती हूं कि आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वैदिक संस्कृत से शुरू करके स्थानीय बोलियों से क्रमशः भाषाएं विकसित होती गईं और हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं तक आकर पहुंच गए हैं। यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का जो समय है वो है 1000 ईस्वी, और 1000 ईस्वी ही हिंदी के जन्म का वर्ष है। आखिर क्यों? वो इसलिए दोस्तों कि देखिए, शौरसैनी अपभ्रंश से जो भाषाएं विकसित हुई उसमें से राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी, और अर्धमागधी से विकसित हुई पूर्वी हिंदी, और मागधी से विकसित हुई बिहारी। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और क्योंकि इन आर्य भाषाओं में ही उन भाषाओं का जन्म हुआ जो हिंदी की उपभाषाओं के रूप में विकसित हुई, और कालांतर में इनसे और भी भिन्न भिन्न बोलियां विकसित हुई, जैसा कि भाषा की प्रकृति से हम जान ही चुके हैं अब तक। तो इसलिए इस 1000 ईस्वी को हिंदी के जन्म का वर्ष कह करके पुकारा जाता है। आपको ये सब याद रख लेना है कि कौन सी अपभ्रंश से कौन सी आर्य भाषा विकसित हुई। ये इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये स्मृति में हमेशा ताजा रखना है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुई। ये मैंने आपको बता दिया अभी। 1000 ईस्वी हिंदी के जन्म का वर्ष है, ये भी आप जान चुके हैं। वैदिक संस्कृत से हिंदी तक आने में भाषा को लगभग 3700 वर्ष लगे। 3700 वर्ष के विकास यात्रा का प्रतिफल है हमारी हिंदी, परिणाम है हमारी हिंदी। यानी हिंदी के स्वरूप तक आते आते भाषा को इतने वर्षों का समय अपने विकास में लगाना पड़ा। 1100 ईस्वी या उसके बाद इन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में साहित्य सृजन प्रारंभ हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था दोस्तों
कि कोई भी भाषा जन्म लेते ही साहित्यिक भाषा का रूप धारण नहीं करती, उसे और अधिक परिष्कृत होना पड़ता है, व्याकरण के नियमों में बंधना पड़ता है, अपना एक निश्चित स्वरूप धारण करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के कोई भी लोक भाषा या लोक बोली भाषा का, साहित्यिक भाषा का रूप धारण करती है। तो 1100 ईस्वी के आसपास, यानी लगभग 100 वर्ष के समय के बाद, ये जितनी भी आर्य भाषाएं हमने पढ़ी, इनमें से अधिकांश आर्य भाषाओं में, सभी आर्य भाषाओं की बात नहीं कह रही हूं, अधिकांश आर्य भाषाओं में साहित्य सृजन प्रारंभ हुआ, और इनमें से कुछ भाषाओं में तो इतना उत्कृष्ट साहित्य लिखा गया जो आज हमारी साहित्यिक विरासत है, अनमोल धरोहर है। तो चलिए अब इनका संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं एक बार। जितनी भी हमने आर्य भाषाएं पढ़ी उनके बारे में हमें छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले, क्योंकि ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ था, तो ब्राचड़ अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जब सिंधी साहित्यिक भाषा बनी तो उसमें कौन कौन से शब्द थे? अरबी का शब्द, फारसी, तुर्की शब्दों के साथ साथ संस्कृत और तद्भव शब्दों की भी अधिकता थी। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण सिंधी में अरबी, फारसी और तुर्की जैसी विदेशी भाषाओं के शब्द शामिल हुए। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये कौन से प्रदेश की में बोली जाती थी ब्राचड़ अपभ्रंश? पश्चिमोत्तर प्रदेश में। और पश्चिमोत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो विदेशियों के संपर्क में बहुत अधिक रहा, यानी मुसलमानों के संपर्क में, तुर्कियों के संपर्क में, फारसी भाषा यानी ईरानी भाषा बोलने वालों के संपर्क में बहुत अधिक रहा। और जितने भी भारत में विदेशी लोग आए वो इसी मार्ग से होकर आए, और यही कारण है कि यहाँ की जो भाषाएं हैं उसमें अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों की बहुलता मिलती है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि इसी रास्ते से आर्य भी भारत में आए थे, और वे अपने साथ जो भाषा लाई थी उसी से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत जैसी भाषाएं विकसित हुई। यही कारण है कि सिंधी में संस्कृत के परिष्कृत शब्द, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द भी मिलते हैं। सिंधी भाषा की लिपि का आधार फारसी लिपि है, क्योंकि ये पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा थी, और इसकी मुख्य बोलियां हैं बिचौली, सिराइकी, थरेली, लासी, लाड़ी और कच्छी। ये इनकी बोलियां हैं। यानी जब ये भाषा साहित्यिक पराकाष्ठा तक पहुंची तो ये लोक भाषाएं यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई। कौन से क्षेत्र में? पश्चिमोत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। और इसके क्षेत्र में क्या क्या आता है? पाकिस्तान, भारत में अजमेर, मुंबई और दिल्ली आदि क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती थी। और आज भी इस भाषा को बोलने वाले, अब तो सब कुछ इतना यातायात के साधनों से, औद्योगिकरण के कारण सब एक जगह से दूसरी जगह आवागमन इतना द्रुतगामी और इतना आसान हो गया है कि सभी भाषाओं को बोलने वाले हर जगह मौजूद रहते हैं। आगे चलते हैं। अगली भाषा है लहंदा। लहंदा जो शब्द है उसका अर्थ होता है पश्चिमी। पश्चिमी पंजाब में बोले जाने के कारण इस भाषा को लहंदा कहा गया। और क्योंकि सूर्यास्त भी पश्चिम में होता है, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे सूर्यास्त की भाषा कहकर भी संबोधित किया है। आपको याद रखना है। इसका क्षेत्र कौन सा है? पाकिस्तान में मुख्यतः पंजाब प्रांत और भारत का कुछ क्षेत्र। पाकिस्तान में ही सिंधी भी बोली जाती थी, अलग क्षेत्र था उसका, और उसी में से कुछ पंजाब प्रांत का कुछ क्षेत्र जहां पर लहंदा बोली जाती थी, यानी पश्चिमी क्षेत्र जहां लहंदा बोली जाती थी, और भारत का कुछ क्षेत्र भी यहां शामिल है। इसका विकास कैकय अपभ्रंश से हुआ। इसकी लिपि भी फारसी है, क्योंकि पश्चिमोत्तर प्रदेश की अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। प्राचीन लिपि इसकी लंडा थी, यानी पहले ये लंडा लिपि में लिखी जाती थी और बाद में ये फारसी लिपि में लिखी जाने लगी। और इसकी जो मुख्य बोलियां विकसित हुई वो हैं जटकी, मुल्तानी और जांगली। यानी स्थानीय प्रदेशों के स्थानीय नामों के आधार पर इन बोलियों का नामकरण किया गया, क्योंकि जब कोई भी भाषा बोली के रूप में विकसित होती है, प्रचलित होती है, तो उसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। हर थोड़े थोड़े स्थान के बाद, दूरियों के बाद, कुछ किलोमीटर्स के बाद भाषा का स्वरूप बदलता है। आगे चलते हैं। अगली भाषा है तीसरी, पंजाबी। पंजाबी फारसी भाषा का शब्द है। देखिए, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो पंज आब। आब का मतलब होता है चमक, पानी, और पंज का मतलब होता है पांच।
यानी वो क्षेत्र जहां 5 नदियों का पानी प्रवाहित होता है, 5 नदियां जिस भूमि को सींचती है, वो क्षेत्र पंजाब कहलाया। और ये जो पंजाब शब्द है, ये कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। इसको हमें ध्यान में रखना है। टक अपभ्रंश से इस भाषा का विकास हुआ। इसकी वर्तमान लिपि गुरुमुखी है। गुरुमुखी कौन सी लिपि है? गुरुमुखी वो लिपि है जो सिखों के गुरु अंगद के द्वारा बनाई गई थी, और इसकी भी प्राचीन लिपि लंडा थी। अब ये इसका क्षेत्र क्या था बोलने का? इसका क्षेत्र था पाकिस्तान और भारत, क्योंकि ये तीनों ही भाषाएं जो हमने आर्य भाषाएं अभी पढ़ी, वो पश्चिमोत्तर अपभ्रंश के पश्चिमोत्तरी रूप से विकसित हुई थी और उन्हीं प्रदेशों में बोली जाती थी। इसलिए इनमें कुछ परिवर्तन और कुछ समानताएं भी देखने को मिलती हैं। और इनकी बोलियों की बात करें तो माझी, डोगरी, दोआबी और राठी, ये पंजाबी की प्रमुख बोलियां विकसित हुई जो लोक व्यवहार में विचार विनिमय का माध्यम थी। वर्तमान में इनमें से ये जो डोगरी भाषा है, इसमें पर्याप्त साहित्य रचा गया, और यही कारण है कि ये भाषा का स्वरूप प्राप्त कर चुकी है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जितनी भी आर्य भाषाएं हैं, ये इनमें से सभी भाषाओं में साहित्य का सृजन नहीं हुआ। कुछ भाषाओं में साहित्य लिखा गया, जिनमें से कुछ भाषाओं में कम साहित्य लिखा गया, तो कुछ भाषा की दृष्टि से बहुत समृद्ध भाषाएं साबित हुई। उनमें से डोगरी एक है। आगे चलते हैं। अगली आर्य भाषा गुजराती। शौरसैनी अपभ्रंश का जो रूप गुजरात में बोला जाता था, शौरसैनी अपभ्रंश का विकास किससे हुआ था? मध्यवर्ती रूप से। किसके मध्यवर्ती रूप से? पाली के मध्यवर्ती रूप से। और पाली का मध्यवर्ती रूप किससे विकसित हुआ था? लौकिक संस्कृत के मध्यवर्ती रूप से। और लौकिक संस्कृत का मध्यवर्ती रूप किससे विकसित हुआ था? वैदिक संस्कृत के मध्यवर्ती रूप से। ये क्रम आपको याद रखना है। तो शौरसैनी अपभ्रंश का जो रूप गुजरात में बोला जाता था, उससे गुजराती भाषा विकसित हुई। गुजराती की अपनी लिपि है, और इस लिपि की खास बात यह है कि इसमें शिरोरेखा नहीं होती। यानी जो हम कहीं भी लिखते हैं तो हम इस तरीके से जो लाइन खींचते हैं दोस्तों, इसको शिरोरेखा कहते हैं। और गुजराती में जब लिखा जाता है, अगर आपने गुजराती में लिखी हुई किसी रचना को ध्यान से देखा हो, तो उसमें ऊपर ये शिरोरेखा नहीं होती। प्रमुख इसकी बोलियां हैं काठियावाड़ी, पट्टनी और सुरती। और डोगरी भाषा की तरह, जिस तरह से वहाँ समृद्ध साहित्य डोगरी में लिखा गया, उसी तरह से गुजराती में भी बहुत ही विपुल साहित्य रचा गया। और साहित्यिक पराकाष्ठा की दृष्टि से गुजराती एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। आगे चलते हैं। अगली भाषा आती है राजस्थानी। राजस्थानी का विकास शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। और शौरसैनी अपभ्रंश के लिए आपको ध्यान में रखना है कि कुछ विद्वान इसे उपनागर अपभ्रंश कह करके भी पुकारते हैं, और इसी से राजस्थानी का रूप विकसित हुआ। इसकी प्रमुख बोलियां हैं उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थानी। बाद में इनका वर्गीकरण अलग अलग रूपों में हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जब राजस्थानी भाषाओं का वर्गीकरण किया, तो उन्होंने उत्तरी और पूर्वी एक माना, और दक्षिणी और पूर्वी एक और माना। तो इस तरीके से उन्होंने अपना अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किया। आगे चलते हैं। पहाड़ी आर्य भाषा पर आते हैं। अब आपको यहां एक और बात मैं बता दूं, हमने जिन 7 प्राकृतों से जिन 7 अपभ्रंशों के विकास की बात पढ़ी थी, उनमें इस अपभ्रंश की चर्चा नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी मानते हैं कि पहाड़ी भी शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई और ये हिंदी की बोलियों में शामिल है। लेकिन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसको खस अपभ्रंश से विकसित मानते हैं, और उनका मानना है कि इन 7 अपभ्रंशों के रूप के अलावा एक और रूप पहाड़ी क्षेत्र में अपभ्रंश का विकसित हुआ था, जिसे खस अपभ्रंश कहकर उन्होंने संबोधित किया है। इसलिए उनका मानना है कि जितनी भी पहाड़ी भाषाएं थी, वो खस अपभ्रंश से विकसित हुई। लेकिन भोलानाथ तिवारी इस बात को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि शौरसैनी अपभ्रंश से ही पहाड़ी भाषाएं भी विकसित हुई, और क्योंकि ये भाषाएं पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती थी, इनको इसलिए पहाड़ी भाषा कहकर पुकारा गया।
अब इनकी प्रमुख बोलियां हैं पश्चिमी, पूर्वी, मध्यवर्ती पहाड़ी बोलियों का समूह, जिनकी चर्चा विस्तार से हम आगे करेंगे। आगे चलते हैं। अब आती है बात पश्चिमी हिंदी की। शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से ये विकसित हुई। इसकी प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। दोस्तों, अब एक बात की तरफ आप अपना ध्यान अच्छी तरह से केंद्रित कर लीजिए। पश्चिमी हिंदी से जो बोलियां विकसित हुई हैं उनमें आती है खड़ी बोली, उनमें आती है ब्रज। इन दो भाषाओं पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि हमारा जितना भी आधुनिक काल का हिंदी साहित्य लिखा गया वो अपने प्रारंभिक रूप में ब्रज भाषा में लिखा गया और वर्तमान रूप में आते आते वो खड़ी बोली में लिखा गया। और गद्य का जितना भी विकास हुआ, यद्यपि कुछ गद्य की रचनाएं ब्रज भाषा में भी लिखी गईं, लेकिन जितना द्रुत गति से साहित्य का, गद्य साहित्य का विकास हुआ वो खड़ी बोली में ही हुआ। तो यहाँ हम जो भाषा का विकास क्रम पढ़ेंगे, अब वो बिंदु आ गया है दोस्तों जहां से हम खड़ी बोली और ब्रज की बात कर सकते हैं। तो आगे के हमारे जो सत्र होंगे उनमें हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा के स्वरूप को अच्छी तरह समझेंगे, हिंदी के क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारत के अंदर कौन कौन से, भारत की सीमाओं में कौन से हिंदी के क्षेत्र हैं, भारत के बाहर कौन से हिंदी के क्षेत्र हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे, जिनकी जानकारी हिंदी के विद्यार्थी को होनी चाहिए। अब दूसरी जो आर्य भाषा है वो है पूर्वी हिंदी, और अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। और इसकी प्रमुख बोलियां देखिए अब कौन सी आ गई। अवधी, जिसमें तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जिसमें जायसी ने पद्मावत की रचना की, उस भाषा के बिंदु तक हम आ पहुंचे। और ये जो रचनाएं हैं, चाहे रामचरितमानस हो या पद्मावत हो जायसी का, ये भक्ति काल की रचनाएं हैं, यानी हम उस मोड़ तक आ पहुंचे हैं जबकि अवधी, ब्रज आदि भाषाओं में, लोक भाषाओं में एक श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियां लिखी जा रही थी। और इसके अलावा जो और बोलियां विकसित हुई वो बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियों का समूह था। आगे चले। अब बात आती है अगली भाषा कौन सी थी। हिंदी की लगभग सारी भाषाओं की बात हम कर चुके, बिहारी अब अगली है। ये आखिरी वो भाषा है, उपभाषा है, जिसे हम हिंदी के समूह में, हिंदी भाषाओं के समूह में शामिल करते हैं। और इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ और इसकी प्रमुख बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। मैथिली शब्द आते ही हमें विद्यापति याद आ जाते हैं, क्योंकि विद्यापति ने मैथिली को जो उत्कर्ष प्रदान किया, जो साहित्यिक पराकाष्ठा तक पहुंचाया, वो वास्तव में अविस्मरणीय है। और दूसरी बात और एक यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो भोजपुरी भाषा है, हालांकि बिहारी है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो वर्गीकरण है उसमें एक बात की तरफ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बिहारी भाषा है, जो मागधी अपभ्रंश से जितनी भी भाषाएं विकसित हुई, कौन कौन सी थी? बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। इन भाषाओं का वर्ग एक रखा गया है, जबकि बिहारी जो भाषा है वो हिंदी की जो अवधि है उसके बहुत निकट है। ये जो भोजपुरी है ये अवधि के बहुत निकट है। इसलिए कुछ विद्वान ये मानते हैं कि मगही मैथिली को अलग रखना चाहिए और भोजपुरी को अलग रखना चाहिए। लेकिन फिर क्या कारण है कि बिहारी भाषा जो हिंदी के बहुत निकट है और बंगला, असमिया और उड़िया का रूप उससे पूरी तरह अलग है, इन चारों भाषाओं को एक वर्ग में रखा गया? उसका कारण ये है दोस्तों कि जब जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ लिखा था, जिस समय उन्होंने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया था, उस समय हमारा जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो क्षेत्र था वो एक प्रांत के रूप में था और उसी भौगोलिक वर्गीकरण, विभाजन के आधार पर इन भाषाओं को एक वर्ग में रखा गया। जबकि वास्तव में अगर बिहारी की भोजपुरी जो बोली है उसकी विशेषताओं पर नजर डालें तो वो अवधि के बहुत अधिक निकट प्रतीत होती है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। आगे चलें। अब आती है अगली आर्य भाषा, उड़िया।
उड़िया जो शब्द है वो मूलतः द्रविड़ भाषा का शब्द है और द्रविड़ भाषा का एक शब्द है ओड और उसी से उड़िया शब्द विकसित हुआ। मागधी अपभ्रंश के दक्षिण पूर्वी रूप से उड़िया भाषा, उड़िया आर्य भाषा विकसित हुई और ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित हुई और तेलुगु लिपि से प्रभावित लिपि है। इसकी जो लिपि है, जिस लिपि में उड़िया लिखी जाती है वो ब्राह्मी लिपि, और यहां पर जोड़ लेंगे वो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से विकसित लिपि है उड़िया की, और उस पर तेलुगु की लिपि का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है। ये बात यहाँ हमें ध्यान में रखनी है। और उड़िया जो आर्य भाषा है उसकी बोलियां हैं गंजामी, संभलपुरी और भर्तरी। ये 3 बोलियां प्रमुख रूप से यहाँ विकसित हुई। अब बात आती है आर्य भाषा बंगला की। बंगला भी मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। इसे गौड़ी अपभ्रंश भी कहा जाता है, यानी जिस तरह से शौरसैनी अपभ्रंश को उपनागर अपभ्रंश कहकर भी विद्वानों ने संबोधित किया है, उसी तरह से मागधी अपभ्रंश को कुछ विद्वान गौड़ी अपभ्रंश भी कहते हैं। अब अगर हम इस नामकरण के मूल में जाएं बच्चों, तो बंगाल का जो क्षेत्र है वो बहुत पुराने ऐतिहासिक युग में गौड़ देश के नाम से जाना जाता था, और इसी के आधार पर मागधी अपभ्रंश के इस रूप को, इस विकसित रूप को गौड़ी अपभ्रंश भी कहा जाता है। बंगाली की अपनी अलग लिपि है। इसकी प्रमुख बोलियां हैं पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी राजवंशी और पूर्वी। और बंगला भाषा में भी बहुत सारा समृद्ध साहित्य लिखा गया, बहुत सारे श्रेष्ठ उपन्यास जो कालांतर में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए, जो साहित्य का एक सर्वश्रेष्ठ भारतीय सम्मान माना जाता है, ऐसी सुंदर सुंदर रचनाएं उड़िया और बंगला भाषाओं में, असमिया भाषा में लिखी गई। यानी ये आर्य भाषाएं साहित्यिक दृष्टि से, साहित्यिक पराकाष्ठा की दृष्टि से बहुत ही उल्लेखनीय हैं। आगे चलें। अब आती है बात असमी या असमिया यानी आसाम की बोली की। ये भी मागधी अपभ्रंश के उत्तर पूर्वी रूप से विकसित हुई। इसकी भी अपनी लिपि है। जिस तरह से बंगला की अपनी लिपि है, उड़िया की अपनी लिपि है, उसी तरह से असमिया भाषा की भी अपनी अलग लिपि है। लेकिन क्योंकि आसाम और बंगाल बिल्कुल पास पास हैं, तो इनकी लिपि आपस में मिलती जुलती है। जिस तरह से उड़िया की जो लिपि है जो ब्राह्मी से विकसित हुई, लेकिन उस पर हमें तेलुगु की लिपि का प्रभाव दिखाई देता है, उसी तरह से असमिया भाषा की जो लिपि है वो बंगाली लिपि से प्रभावित दिखाई देती है। और इसकी प्रमुख बोली है विष्णुपुरिया, और इसमें भी बहुत समृद्ध साहित्य लिखा गया। अगली आर्य भाषा पर बात करते हैं। अगली और आखिरी आर्य भाषा है मराठी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, महाराष्ट्री अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे अधिक साहित्यिक दृष्टि से अगर किसी अपभ्रंश के रूप ने विकास किया तो वो है महाराष्ट्री अपभ्रंश। सबसे अधिक श्रेष्ठ रचनाएं महाराष्ट्री अपभ्रंश में लिखी गई, और यही कारण है कि इससे जब मराठी आर्य भाषा विकसित हुई तो उसमें भी बहुत अधिक अच्छे, सुंदर, श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया गया। इसकी लिपि देवनागरी है, लेकिन कुछ लोग मराठी जब लिखते हैं तो एक मोड़ी नाम की लिपि होती है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी प्रमुख बोलियां हैं कोंकणी, जिसे आज भाषा का दर्जा मिल चुका है, जैसे डोगरी को मिल चुका है, नागपुरी, कोष्टी और महारी। ये इसकी प्रमुख बोलियां हैं मराठी की। और इसमें भी समृद्ध साहित्य का सृजन हुआ, यानी साहित्यिक दृष्टि से मराठी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा का दर्जा प्राप्त करने में सफल रही है। तो ये हुआ दोस्तों हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्रम, ये श्रृंखला भाषा के विकास की अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से वैदिक काल की क्षेत्रीय बोलियों से विकसित होते होते हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम पर आ गए हैं। अब बारी आती है कि हमने जो आज पढ़ा है उसका एक परीक्षण कर दें छोटा सा प्रश्नों के जरिए, ताकि हमें ये परख हो जाए अपनी कि हमने कितना ग्रहण किया है। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है
उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वैदिक संस्कृत की क्षेत्रीय बोलियों में शामिल नहीं थी। कौन सी बोली इनमें से वैदिक संस्कृत की क्षेत्रीय बोली में शामिल नहीं थी? पश्चिमोत्तरी वहां थी, मध्यवर्ती वहां थी और पूर्वी वहां थी, लेकिन दक्षिणी वहां नहीं थी। यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आपको याद होगा कि भोलानाथ तिवारी ने दक्षिणी बोली का आविर्भाव कहां माना है, कब से माना है? लौकिक संस्कृत के समय से माना है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे चलें। दूसरे प्रश्न पर बात आती है कि ब्राचड़ अपभ्रंश से किस आर्य भाषा का विकास हुआ? मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि आपको यह याद कर लेना है कि कौन सी अपभ्रंश से कौन सी आर्य भाषा विकसित हुई। तो लहंदा, पंजाबी, सिंधी या गुजराती, ये 4 विकल्प हैं आपके पास और आपको याद होना चाहिए कि ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ था और सी ऑप्शन यहां सही उत्तर है। आगे चलें। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित आर्य भाषा नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि शौरसेनी अपभ्रंश से बहुत सारी आर्य भाषाएं विकसित हुई उसके अलग अलग रूपों से। तो इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जिसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ? ए ऑप्शन है गुजराती, बी है बिहारी, सी है राजस्थानी और डी है पश्चिमी हिंदी। तो आपको याद होगा कि गुजराती शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, राजस्थानी भी इसी से विकसित हुई है और पश्चिमी हिंदी भी इसी से विकसित हुई है। लेकिन बिहारी भाषा किससे विकसित हुई है? बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, ये चारों भाषाएं मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। यानी बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या फिर शौरसेनी अपभ्रंश? तो आपको पता है इससे मराठी, इससे मागधी में अभी हमने बात की, बंगला, उड़िया आदि भाषाएं, और शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, गुजराती आदि भाषाएं। तो निश्चित रूप से पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ, यानी यहां भी सी विकल्प सही उत्तर है। आगे चलें, अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। हिंदी के जन्म का समय माना गया है। ये तो मैं आपको रटवा कर ही मानूंगी, क्योंकि इस पर बहुत बार प्रश्न आता है, तो आपको याद रखना है। देखिए विकल्प कौन कौन से हैं। 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी या 1000 ईस्वी। दोस्तों 1000 दो जगह है, आपको ध्यान कहाँ लगाना है? ए ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है। ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत का आखिरी चरण है। 1000 ईसा पूर्व यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत का समय है। 1000 ईस्वी जो विकल्प है यानी डी, ये सही उत्तर है। इसे ही हिंदी के जन्म का वर्ष माना गया है। आगे चलें, छठा प्रश्न है, पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? कैकय अपभ्रंश, टक अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश या फिर खस अपभ्रंश? तो आपको याद होगा बी ऑप्शन यहां सही है। टक अपभ्रंश से पंजाबी भाषा का विकास हुआ, क्योंकि टक अपभ्रंश से पंजाबी भाषा का विकास हुआ, पंजाबी आर्य भाषा का विकास हुआ। यहां एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कैकय और टक को मैंने पहले भी बताया था, कुछ विद्वान पैशाची अपभ्रंश कह करके संबोधित करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और वे पैशाची अपभ्रंश से ही लहंदा और पंजाबी की उत्पत्ति, उसका उद्भव मानते हैं। तो बात एक ही है, कैकय और टक अपभ्रंश आपको ध्यान में रखना है, और साथ ही ये भी ध्यान में रखना है कि इन दोनों अपभ्रंशों के रूप को कुछ विद्वान पैशाची अपभ्रंश कह करके भी संबोधित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सातवां प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ पैशाची अपभ्रंश से, लहंदा अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से या शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से? तो दोस्तों कई बार चर्चा हो चुकी है, डी विकल्प यहां सही उत्तर है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों के विषय में सत्य कथन है। खड़ी बोली, बिहारी, ब्रज और हरियाणवी। आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां पूछी गई हैं। तो खड़ी बोली, बिहारी, ब्रज और हरियाणवी, इसमें से बिहारी एक स्वतंत्र आर्य भाषा है, इसलिए यह विकल्प सही नहीं है। दूसरा विकल्प है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, ये सही विकल्प है।
इसी तरह से गुजराती, सिंधी, पंजाबी और हरियाणवी, तो यहाँ पर सिंधी और पंजाबी अलग आर्य भाषाएं हैं। उसी तरह बिहारी, उड़िया, असमी, ये तो बिल्कुल ही अलग अलग भाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है। तो इस ऐसी स्थिति में आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की भाषाएं मानी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है दोस्तों, किस विद्वान ने पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से माना है? भोलानाथ तिवारी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी या डॉक्टर हरदेव बाहरी? तो यहाँ पर सी विकल्प सही है, हमने चर्चा की थी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषाओं का विकास मानते हैं। 10वां प्रश्न, किस अपभ्रंश को उपनागर अपभ्रंश भी कहा जाता है? इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा। डी विकल्प सही है, शौरसैनी अपभ्रंश को ही उपनागर अपभ्रंश कह करके संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का 9वां सत्र। उम्मीद करती हूं कि यहां तक आपकी स्मृति में एक एक महत्वपूर्ण बिंदु अच्छी तरह से जम गया होगा, स्पष्ट रूप से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आगे हम इसी हिंदी की बोलियों पर बात करने वाले हैं और बहुत जल्दी ही हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की इस श्रृंखला को विराम देकर हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए साहित्य समाधान से, क्योंकि यहाँ आपको अपनी हिंदी साहित्य से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। तो दोस्तों, कि ये सत्र आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगले सत्र की प्रतीक्षा में रहिए। नमस्कार।